दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आज का जो आज क्लास है वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और किस तरह से हम लाइफ प्रोसेस में पूरे जीवन प्रक्रिया को जानेंगे। और सबसे पहले तो मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में कुछ डीपली नॉलेज देंगे। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 4 पार्ट के बारे में। लाइफ प्रोसेस का पहले डिफाइन बताएंगे आपको। ये बेहद ही खास चैप्टर है सीबीएसई और बीएसई बोर्ड के लिए, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। हर बोर्ड में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में क्या खास है उस विषय को आज जानेंगे। लाइफ प्रोसेस समझ लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। जितने भी जीव जंतु हैं, जैव प्रक्रम पहले होता किसमें ये समझते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइफ प्रोसेस जो है, हम लोग जीवन में दो ही चीज पढ़ते हैं, या तो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैव प्रक्रम सिंपल सी बात है कि वो किसमें संभव है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। कहने का अर्थ है जो सजीव प्राणी होंगे। सजीव प्राणी में ही जैव प्रक्रम की सारी क्रिया होंगी। सजीव, और ये होता है निर्जीव। सजीव और निर्जीव। सजीव किसको कहेंगे, जिसमें क्या हो, लाइफ हो, मतलब जीवन हो। जैसे पौधे, मनुष्य, जानवर, पक्षी, ये सब है क्या, इन सभी में वृद्धि होती है, जीवन होती है। और क्या होता है, इसका साइज बढ़ता है। फिर ये चल फिर सकते हैं, कोई जो है नहीं चल फिर सकता है, लेकिन इसमें गति होती है। जो आपको बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, लिविंग थिंग्स कौन है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन है। नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी, सूखी लकड़ी में जान नहीं है। लोहे, घर, कलम, कुर्सी, टेबल वगैरह वगैरह। तो ये सभी क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन लाइफ प्रोसेस में हम सिर्फ बात करेंगे सजीव प्राणी में। ये सजीव प्राणी में ही संभव है। क्या संभव है जो दोस्तों, तो सजीव प्राणी में ही लाइफ प्रोसेस संभव है। और ये लाइफ प्रोसेस को हम 4 पार्ट में विस्तार से जानेंगे। 4 पार्ट इसका जानेंगे। लाइफ प्रोसेस का पहले डिफाइन जानते हैं दोस्तों, कि लाइफ प्रोसेस कहते किसके हैं। तो द प्रोसेस विच मेंटेन्स बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी टू सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को हम हिंदी में कैसे जानेंगे, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने जीवन का अनुरक्षण करते हैं, मतलब मेंटेनेंस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने जीवन का क्या करता है, अनुरक्षण का, कहने का अर्थ है मेंटेनेंस। तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जैव प्रक्रम। इसको हम 4 पार्ट में समझेंगे। चलिए आगे की पार्ट को हम समझते हैं। ये 4 पार्ट आखिर है कौन कौन। पहला पार्ट है दोस्तों न्यूट्रिशन। इसका अर्थ होता है दोस्तों पोषण। सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट समझेंगे, पोषण के बारे में। दूसरा पार्ट समझेंगे रिस्पायरेशन।
रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का अर्थ होता है श्वसन। पोषण के बाद हम तीसरा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिवहन। और चौथा पार्ट क्या पढ़ने वाले हम लोग, एक्सप्लोरेशन। इसको बोलेंगे हम लोग उत्सर्जन। तो ये चार पार्ट पूरे लाइफ प्रोसेस को समझने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में जानेंगे। पोषण क्या है दोस्तों, पोषण क्या है ये जरा चलते हैं न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण क्या है दोस्तों, पोषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में पोषक तत्व की जो क्रिया है उसको पूरा करना ही पोषण कहलाता है। जैसे कि हमारे शरीर में टूटे फूटे हड्डियों को जोड़ना, हमारे बॉडी बिल्डिंग को बढ़ाना, और ये सारी क्रिया किसके द्वारा होता है, न्यूट्रिशन के द्वारा। जानते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब भोजन के द्वारा लिया गया जितने भी आहार के रूप में हमारा शरीर लेता है उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, उस क्रिया को ही बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रिशन। अब चलते हैं न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। मोड ऑफ, इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है, कौन कौन से ऐसे थिंग्स है जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स हो गए, फिर मिनरल्स हो गया, फिर वाटर हो गया, etc। ये सब क्या है, तो ये सब हमारे लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट चावल से मिलता है, गेहूं से मिलता है। जितने भी मीठा लगने वाला थोड़ा सा पदार्थ है उन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो बात करें तो किस में मिलता है दोस्तों, वो आपका गेहूं में मिलता है, गेहूं में। अब देखिए फैट्स है, फैट्स किस में मिलता है, तो फैट्स वह सब्सटेंस जो वसा युक्त हो, वह फैट्स का मतलब होता है वसा। ग्लूकोज में भी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। जितने भी धावक होते हैं वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है और बहुत ही जल्दी से। फैट्स का मतलब होता है वसा। वसा हमारे शरीर को क्या कर देता है, चर्बी युक्त बढ़ा देता है। तीसरा क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसको बोलते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन्स में जैसे दलहन पदार्थ हो गया। प्रोटीन वैसे पदार्थ से मिलता है, जितने भी हमारे दलहन पदार्थ है जैसे चना, मूंग, मसूर, ये सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। फिर दूध में। अब है मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ। उसके बाद क्या है, वाटर। इन सभी चीज से हमें क्या बोलते हैं, एक पौष्टिक तत्व मिलते हैं जिससे हम न्यूट्रिशन के प्रक्रिया द्वारा पूरा करते हैं और हमारे बॉडी बिल्डिंग को बढ़ाने का काम करता है। शरीर में टूटे फूटे और शरीर की मरम्मत के लिए इस सारे आहार को लेने से हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है। इसका अब मोड हम लोग पढ़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड देख लेते हैं। तो ये दो टाइप का होता है न्यूट्रिशन
दो टाइप के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषण। क्या होता है दोस्तों? स्वपोषण। और हेट्रोट्रॉपिक माने परपोषण। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक किसको कहते हैं? तो वैसा जीव जो दूसरे जीव पे आश्रित न होकर अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे पेड़ पौधा क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी अन्य जीव पे आश्रित नहीं होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पार्ट समझते हैं इसका। पहला पार्ट तो समझ गए होंगे। पेड़ पौधा, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें एक क्या होता है? उनके पत्तियों में एक हरित लवक होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का वर्क क्या है? वो सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरण को अवशोषित करके पेड़ पौधा भोजन बनाता है खुद से। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब ये स्वयं भोजन ना बनाकर किसी अन्य जीव पे आश्रित रहता है। हेट्रोट्रॉपिक क्या है? हेट्रोट्रॉपिक का परिभाषा ये है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीव पे आश्रित होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। जैसे मनुष्य, जितने भी जानवर हैं, वो पक्षी, वो सभी क्या है? या तो पेड़ पौधे पे आश्रित है, या एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। जैसे मनुष्य पेड़ पौधा तो नहीं है, क्या है? जानवर, और भी क्या है? पक्षी। ये सभी क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने समझ लिया ऑटोट्रॉपिक क्या है और हेट्रोट्रॉपिक क्या है। ऑटोट्रॉपिक का भोजन का जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से कुछ इस तरह का होता है। वो क्या करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या लेता है? जड़ से H2O संयोग करता है, और सूर्य का प्रकाश के साथ साथ और क्या होता है जी? पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इसकी मदद से वो 6 अणु लेकर क्या बनाता है दोस्तों? C6H12O6 और प्लस H2O और प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन क्या करता है? मुक्त करता है। तो इस तरह से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन बनाए हुए है, वो कौन सा है? स्वपोषण न्यूट्रिशन के द्वारा, मतलब पेड़ पौधे के द्वारा ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब इसमें बैलेंस करने के लिए होता है ये आपका क्या होगा दोस्तों? ये आपका बैलेंस हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सेम है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। जो फ्रक्टोज के रूप में पेड़ पौधे लेते हैं, ये आपका जल है, और ये हमारा ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हम पूरी प्रक्रिया को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधा क्या करता है? खुद से खाना बनाता है। अब चलते हैं हेट्रोट्रॉपिक में। हेट्रोट्रॉपिक जो है वो परपोषण का मतलब मनुष्य, जानवर, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 3 भागों में। पहला है, हम लोग जानेंगे, फर्स्ट को बोलते हैं परजीवी। दूसरा है
मृतजीवी और तीसरा है प्राणी समपोषी। ये 3 भाग में हम लोग पढ़ेंगे। पहला भाग क्या है? परजीवी, दूसरा भाग मृतजीवी और तीसरा भाग प्राणी समपोषी। ये तीनों क्या है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा डीपली। तो देखते हैं परजीवी के बारे में। पहले टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है परजीवी, जिसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। यह परजीवी जो है वो परपोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन का ग्रहण करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। इसमें जीव जो है जीवित अवस्था में जीवित अस्थायी या अस्थायी रूप में एक दूसरे के संपर्क में आकर जो भोजन ग्रहण करता है, इस विधि को हम बोलते हैं परजीवी। जैसे बात करें कवक की, तो कवक जो होता है वो क्या होता है? किसी जीव के संपर्क में आकर उससे यह क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। और क्या है? जैसे बात करें दूसरा, कवक में बहुत सारे हैं, जैसे मलेरिया परजीवी। ये हमारे शरीर में प्रवेश करके क्या करता है? अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपना पोषण करता है। जैसे टेपवर्म, फीताकृमि, रिंगवर्म, ये सब क्या है? सब कवक है, जीवाणु भी है, हो सकता है। तो परजीवी पोषण में जीव क्या करता है? दूसरे जीव के संपर्क में आकर अस्थायी या स्थायी रूप से अपना भोजन बनाता है। उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी। अब दूसरा पार्ट समझते हैं दोस्तों। दूसरा पार्ट क्या है? मृतजीवी नाम से ही अब स्पष्ट है कि वैसा जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें मृत पेड़ पौधा या जीव जंतु से अपना भोजन ग्रहण करता हो, उसे क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। जैसे बहुत सारे कीटाणु हैं, जैसे सड़ गल जाते हैं ना, मरने के बाद कोई भी जीव जो होते हैं सड़ गल जाते हैं और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण। ठीक है दोस्तों। तो मृतजीवी पोषण का, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस तरह के उदाहरण हैं। कवक, बैक्टीरिया, etc बहुत सारे हैं। अब है लास्ट पार्ट, जो उसको कहते हैं हम लोग प्राणी समपोषण। तो जीवों में होने वाली वैसी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव ठोस या तरल के रूप में क्या करता हो? जीवों की तरह भोजन ग्रहण करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राणी समपोषण। जैसे हो गया मनुष्य, फिर क्या है? मेढक, फिर क्या है? जानवर। ये क्या करता है? हम लोग के जैसा, हम लोग भी प्राणी समपोषण में ही आते हैं, जिसमें ठोस या तरल के रूप में कुछ भोजन के ग्रहण करते हैं दूसरे जीव से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी समपोषण। ये 3 पार्ट होते हैं किसके? हेट्रोट्रॉपिक का। अब तीनों अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये तीनों पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण।
एग्जाम में हर बार आता है, इस बार भी 5 नंबर का इससे सवाल था। तो वही क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। क्या है, एक फिगर दिख रहा होगा आप लोग को, ये है स्टोमाटा का फिगर। तो स्टोमाटा के फिगर में हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो इसका एक बहुत अहम रोल होता है। जब ये होता कहाँ है, ये खुला स्टोमाटा है, पौधे के पत्तियों में स्थित होता है। ऐसे बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया पहले समझते हैं। पहले इक्वेशन को देखते हैं। अभी इक्वेशन हम जस्ट बताएं आप लोग को कि CO2 6 अणु और 12 अणु H2O जब आपस में संयोग करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में होती है, उसके बाद क्या करती है, अभिक्रिया करके क्या बनाती है, प्रतिफल के रूप में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ऑक्सीजन क्या करती है, निष्कासित करती है। तो इस इक्वेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल मिट्टी से और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल से क्या करती है, अपना भोजन बनाती है और प्रतिफल के रूप में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस जल और प्लस ऑक्सीजन मुक्त करती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से हरे पौधे में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, हरे पौधे में। देखिए ये हरे पौधे में पत्तियों में ये स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये खुला स्टोमाटा है, ये खुला स्टोमाटा है। इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, इसी के कारण क्या होता है, प्रकाश अवशोषित करता है पत्तियों से और उसके अंदर जाती है जहाँ पर खाना बनती है पत्तियों में, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा भी होता है। क्वेश्चन है, पत्ती हरा किसके कारण होता है, पत्ती का हरा होना क्लोरोफिल के कारण होता है। इसमें और क्या होता है, तो एक एपिडर्मल कोशिका होती है जो दिख रहा होगा, ये पार्ट, इसको बोलते हैं एपिडर्मल कोशिका। एक खुला स्टोमाटा है जहां से हमेशा जब सूरज की किरण पड़ती है तभी क्या होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। और ये ग्रीन लाइट में हरे लाल रंग की जो प्रकाश की किरणें जब पड़ती है सुबह सुबह, तो उस समय की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण बहुत ही तेजी से होती है। और इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पौधे में होने वाली यह प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। इस इक्वेशन को लिखकर आप डिफाइन कर दीजिए कि सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल के कारण अवशोषित करके क्या बनाती है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करती है। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए दोस्तों क्या है कि हम जंतुओं में पोषण में सबसे पहले एक कोशिकीय जीव के बारे में देखेंगे। एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, फिर यूग्लिना हो गया। ये सब सारे जो है एक कोशिकीय जीव है जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। उसी में से हम एक सबसे इम्पोर्टेंट एक कोशिकीय जीव लिए हैं अमीबा। अमीबा एक क्या है, मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है दोस्तों, मृदु जलीय, मतलब ये मीठे जल में रहता है और इसका जो भोजन है
वो छोटे छोटे एल्गे हैं, छोटे छोटे शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम, ये सभी क्या है? भोजन है। किसके? भोजन है अमीबा के। तो ये अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण देखेंगे कि किस तरह से ये भोजन करता है, उसके साथ अपना पाचन क्रिया करता है। तो इसका अमीबा में जो पोषण का जो क्रिया है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है दोस्तों? 3 चरणों में। अमीबा का जो भोजन की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से 3 चरण में होता है। पहला चरण है उसको हम बोलते हैं अंतःग्रहण, दूसरा चरण है पाचन और तीसरा चरण है बहिष्करण। ये 3 चरणों में पूरी प्रक्रिया अमीबा में खत्म हो जाती है। पोषण की ये 3 विधि है जिसके अनुसार हम अमीबा में सारे पाचन की क्रिया समझ लाएंगे। तो दोस्तों जानते हैं, एक फिगर आप लोग को दिख रहा होगा अमीबा का। अमीबा का ये जो साइज है वो किस तरह से होता है ये देख लीजिए। इसका अनियमित आकार होता है, मतलब हमेशा अलग अलग आकार ये बदलते रहता है। इसका एक निश्चित शेप नहीं होता है, बल्कि वो जब भी भोजन करता है तो उसका आकार बदलते रहता है। इसका वजह क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग शॉर्ट में, कि यहाँ जो देख रहे हैं ये हमारा भोजन है। किसका? अमीबा का। भोजन कौन कौन से है? छोटे छोटे शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम, यही सब है, जीवाणु जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये देख रहे हैं इधर और इधर कूटपाद इसको बोलते हैं। 2 पार्ट मतलब शीर्ष भाग खुला रहता है और यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या करता है कि जब कोई बैक्टीरिया और डाइटम वगैरह जो आता है तो वो धीरे धीरे अमीबा उसके पास जाता है। पास जाकर अपने शिकार को ढूंढता है और फिर क्या करता है कि अपने कुटपाद को पूरी तरह से एक तरह से वो बंद कर देता है, ताकि जितने भी शैवाल या जीवाणु है वो बाहर न जा पाए। उसके बाद वो अपने अंदर क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है। यहाँ देख लीजिए भोजन राजधानी ये बन गया, बैक्टीरिया यहाँ आ गया, और वो क्या करता है अब अपनी आगे की प्रक्रिया करता है भोजन को पचाने का, जो दूसरा चरण है। पहला अंतःग्रहण आप समझ गए होंगे, कैसे कुटपाद से वो भोजन को ग्रहण करता है और अंदर ले जाता है। जब कुटपाद अंदर आता है तो उसका शेप बदल जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे कुटपाद जब हो गया वो बंद हो गया और भोजन यहाँ आ गया। अब क्या करता है दोस्तों, इसको पूरे शरीर में समाहित करता है। ये इसका कोई एक विशेष अंग नहीं होता है भोजन ग्रहण करने का, वो किसी भी अंग से कर सकता है। और ना ही उसको ग्रहण करके पाचन क्रिया के बाद बहिष्करण का भी कोई अंग नहीं होता है। शरीर के कोई भी भाग से वो बहिष्करण कर सकता है अवशिष्ट पदार्थ का। तो देखते हैं जब ये अंदर भोजन गया तो ये क्या करता है? पाचन क्रिया अपना शुरू करता है राजधानी में। तो पाचन क्रिया शुरू हुआ तो ये पूरी तरह से शरीर में इसका पाचन क्रिया के बाद जितने भी मुख्य पार्ट है उसको अवशोषित कर लिया, और उसके बाद जब अवशिष्ट पदार्थ बचा उसको किस तरह से क्या किया? बाहर निकाला। उसको देख लेते हैं। जब अवशिष्ट पदार्थ बने, किसी भी तरह से आप फिगर को ड्रा कर सकते हैं। देखिए ये हमारा अमीबा ही है, यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ है। ये देखिए किस तरह से बाहर आएगा। यहाँ पे पहुंचा अवशिष्ट पदार्थ। अब यहाँ के बाद ये हमारा अवशिष्ट पदार्थ इधर आ गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल देगा। तो ये क्रिया क्या कराता है? अमीबा में
भोजन का पाचन, अमीबा में भोजन का पाचन इस तरह से होता है, इसी तरह से वो पोषण की क्रिया को संभव करता है। अब एक कोशिकीय जीव है, आपने अमीबा समझा, उसी तरह एक और होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम ये किस तरह से भोजन की प्रक्रिया करता है उसके बारे में जरा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रोटोजोआ है, इसको हमारा नाम क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम पैरामीशियम देखिए, ये पैर के चप्पल के आकार का ये शेप होता है, इसका एक निश्चित आकार होता है, इसका शेप बदलता नहीं है। और दोस्तों ये भी एक मृदु जलीय जीव है, एक उसके मृदु जलीय जीव जिसका नाम है पैरामीशियम। इसमें भोजन का जो अंतःग्रहण है उसका एक निश्चित जगह होता है, वहीं से वो भोजन का अंतःग्रहण करता है। ये देखिए भोजन के कण हैं, छोटे छोटे एल्गी वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, यहाँ से प्रवेश करता है अंदर, ठीक है। और देख रहे होंगे यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये यहाँ जाता है, जिसको भोजन का राजधानी का निर्माण कर लेता है। भोजन कहाँ जाता है, ये भोजन राजधानी में, यहाँ से भोजन का बिल्कुल एक बड़ा सा राजधानी बनता है, जिसमें भोजन एकत्रित होकर रहता है। धीरे धीरे ये पाचन की क्रिया सब पूरी करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये भोजन का पाचन पूरी तरह से यहाँ पे संभव हो पाता है। जब पाचित हो जाता है उसके बाद सब अवशोषण करने के बाद वो भोजन का निष्कासन करता है यहाँ से। जो भोजन का निष्कासन का जो एक अंग है यहाँ, उसको बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम। यहाँ से भोजन का निष्कासन होता है, भोजन अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। इसको हम लोग बोलेंगे साइटोस्टोम। यहाँ से क्या करेगा, भोजन का अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेगा। ये कोशिका मुख किसको कहेंगे, जहाँ से भोजन का अंतःग्रहण होता है। ये एक निश्चित जगह पे होता है और इसका आकार भी निश्चित होता है। जहाँ से अंतःग्रहण होगा वहाँ से निष्कासन नहीं होगा। पाचन की क्रिया राजधानी में होती है, उसके बाद ये पूरी तरह से क्या करती है, पाचन की क्रिया शुरू करती है। और देखिए एक चीज़ और बताना भूल गया, ये जो दिया हुआ है ऐसे कांटा के जैसा, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। जब भोजन को पकड़ना रहता है तो सीलिया की मदद से वो धीरे धीरे गति करता है, और गति के वजह से वो अपना भोजन का निवास स्थान तक पहुंचता है, और उसके बाद वो अपने भोजन को पकड़ता है और अंतःग्रहण करता है। इससे भोजन की प्राप्ति होती है। तो सीलिया इसमें सबसे मुख्य अहम रोल निभाता है भोजन तक पहुंचने में। तो ये था हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम में देख लिए कि क्या क्या गुण है। ये मृदु जलीय जीव है, एक प्रोटोजोआ है जो कि सीलिया की मदद से अपना भोजन को अपने जगह पे पहुंचाता है और उसको अवशोषित करके अंतःग्रहण करता है। बारे में ये हमारा मनुष्य का आहार नाल है। यहाँ पे समझेंगे हम कि किस तरह से मनुष्यों में भोजन के द्वारा आहार नाल से होते हुए पाचन क्रिया, और पाचन क्रिया के फलस्वरूप हमारा पूर्ण रूप से पाचन क्रिया पूरी होती है ग्रंथियों द्वारा। तो उन ग्रंथियों को भी देखेंगे जिसके द्वारा हमारा पाचन क्रिया संभव होता है। आज कुछ आसानी से हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या है, भोजन जो है वो मुख गुहा से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो ये हमारे आहार नाल का सबसे पहला जो कहते हैं सबसे पहला भाग है मुख। इसके बाद मुख से होते हुए वो हमारे जीभ के पास जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लाल एंजाइम होते हैं जैसे एमाइलेज और टाइलिन।
ये क्या करते हैं, भोजन को पाचन क्रिया में मदद करते हैं। उसके साथ भोजन के साथ ये मिलकर ये हमारे शरीर में आसानी से ट्रैकिया के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो हमारा आहार नाल है वो स्थित कहाँ है, तो जस्ट हमारे जो ऑक्सीजन और हवा का जो नली होता है उसके जस्ट पीछे होता है। मतलब कि आगे कौन सी नली होती है, ये हमारा गैसीय नली जिसके द्वारा हम लोग श्वसन ले करते हैं, और इसके पीछे होता है हमारा आहार नाल का ग्रंथि जिसको ग्रास नली भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर तक होती है, 8 से 10 मीटर। मतलब कि ये एक तरह से पाइप की तरह होता है। और ये भोजन की क्रिया कैसे करता है, ये भोजन ग्रहण के बाद क्या होता है, जब यहाँ पे हमारा भोजन गया तो इसके जस्ट नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, फूल जाता है, और पीछे वाला भाग पिचक जाता है। ऐसे करते करते हमारे शरीर में भोजन अंदर जाती है, तो इसको बोलते हैं सौंदीकरण। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये क्रिया अगर ना हो ना तो कोई भी भोजन डायरेक्ट रूप से हमारे अंदर चला जाएगा। ये ऐसा होता नहीं है। और क्या होगा, अगर हम उल्टा हो गए तो हमारा सादा भोजन क्या हो जाएगा, नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर आकर गिर सकता है। तो इसलिए भोजन का जो नली होता है, ग्रास नली, वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करते जाता है। और इस क्रिया में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। पाचन क्रिया में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, तब जाके पूर्ण पाचन की क्रिया संभव हो पाती है। बात करते हैं पाचन क्रिया में पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र है क्या, तो पाचन तंत्र आहार नाल, पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया से मिले स्वरूप को ही कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है, कि सबसे बड़ी खासियत यह है कि भोजन की पाचन क्रिया में उपस्थित वे सारे ग्रंथियों को ही हम लोग आहार नाल कहते हैं, और उसी को हम लोग विस्तार से जानते हैं। पहला अंग है मुख। मुख आहार नाल के पार्ट है। पहला भाग क्या है, पाचन ग्रंथियां का पहला भाग है मुख। मुख में क्या क्या चीजें होती है दोस्तों, तो सबसे पहले लार होता है, उसके बाद है जीभ, उसके बाद है दांत। ये चीज पढ़ेंगे। जैसे ही आगे आते हैं, आगे आने के बाद ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है ग्रास नली। ग्रास नली से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है दोस्तों, बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि डायफ्राम है, डायफ्राम, लीहा, ये सब छोटे छोटे अंग हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट को लिखते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरा यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, और क्या है दोस्तों, एक और है अमाशय। अमाशय और एक और चीज छूट गया, अग्नाशय। ये और लास्ट में क्या है दोस्तों, रेक्टम, इसको बाद है एनस। तो ये हमारा मुख्य चरण है जिसके द्वारा पाचन क्रिया की पूरी क्रियाविधि समझते हैं। बात करते हैं लार की। मुख्य में सबसे पहले क्या है, लार। तो दोस्तों अभी हमने बताया लार है क्या। लार एक तरह का एंजाइम है जो भोजन को क्या करता है,
छोटे छोटे एंजाइम मिलकर, जैसे कि एमाइलेज और टाइलिन, ये दो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन में मिलकर हमारे पाचन क्रिया विधि को आसान बनाती है। ये मुख्य रूप से जिसका पीएच मान 6.7 के करीब लगभग ये अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण ये हमारे शरीर में पाचन क्रिया में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है और इससे हमारा शरीर में वो चिकना होकर आसानी से प्रवेश कर पाता है। दूसरा है जीभ। जीभ जानते हैं कि ये हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसके कारण हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सी भोजन जो है खट्टा है, मीठा है या कड़वा है और नमकीन है। ये सारे स्वाद हमें जीभ के द्वारा ही पता चलता है। तो जीभ भी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा किसी भी भोजन को हम लोग जब ग्रहण करते हैं तो उसका स्वाद पता चलता है। तीसरा है दांत। मुख में ही सारी चीजें हैं ये तीनों। दांत का क्या काम है दोस्तों, जब भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो शुरू भोजन जो होता है वो बड़े बड़े अणुओं में होता है और वे दांत क्या करते हैं, उन भोजन को प्रत्येक छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देता है ताकि भोजन हमारे शरीर में कहीं रुकावट उत्पन्न ना करे और वो छोटे छोटे कणों में बंटकर आसानी से प्रवेश कर जाए। तो दांत जो है मुख्य रूप से 4 तरह के होता है। दांत कितने तरह के होते हैं दोस्तों, दांत जो है वो 4 तरह के होते हैं। 4 जो है अलग अलग है। जैसे पहला है क्या दोस्तों, पहला दांत का जो पहला भाग है वो देखते हैं। पहला को कहते हैं कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा है मोलर और चौथा है प्रीमोलर। ये 4 तरह के दांत हैं दोस्तों। चारों दांत जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, सबका अलग अलग काम है। कर्तनक माने ये काटने वाला है, कई भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो जो आगे दिखता है दांत उसको बोलते हैं कर्तनक। भेदक जो चीरने वाला है या फाड़ने वाला जो दांत है उसको हम लोग भेदक करते हैं। उसके बाद आता है प्रीमोलर। जैसे भेदक के बगल वाले दांत को प्रीमोलर कहते हैं और मोलर चौहिया जिसको हम लोग बोलते हैं वो है मोलर। तो ये 4 दांत का अलग अलग काम है और इसके द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे मतलब भोजन की क्रिया विधि को आसान करती है। तो दांत के बारे में हम लोग सीख लिए। आपका जो मुख का काम हो गया वो पूरा हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट में, वो है क्या है दोस्तों, वो है ट्रैकिया। भोजन ग्रहण करने के बाद हमारा ये जो क्रिया है ट्रैकिया में, यहाँ पर 2 नली यहीं से निकलती है। क्या होता है, जब भोजन यहाँ से प्रवेश करता है तो यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ होता है। जब भोजन करते हैं तो श्वसन वाला जो भाग वाला पाइप होता है वो बंद हो जाता है और किससे प्रवेश करता है, ट्रैकिया से। ये श्वसन अंग का भाग नहीं बल्कि आहार नाल का ये भाग है ट्रैकिया, जिसकी मदद से सिर्फ भोजन ही प्रवेश कर पाता है इस अंग से। उसके बाद है ग्रास नली। ग्रास नली क्या है, ये एक तरह का पाइप है जहाँ से भोजन हमारे आमाशय में पहुँचता है। तो
देखते हैं अमाशय का पार्ट। डायफ्राम, डायफ्राम क्या है? डायफ्राम जो है ये अमाशय और जो यकृत है वगैरह वगैरह को क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। डायफ्राम उसे ढका हुआ रखता है। इसका मेन काम है, ये क्या करता है दोस्तों? फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया, ये सब को सेफ्टी प्रदान करता है। हृदय हो गया। और इसके बाद है यकृत। यकृत समझते हैं। यकृत क्या है दोस्तों? यकृत जिसका हम लोग कहते हैं कि शरीर में सबसे बड़ा कोई अंग है, ग्रंथि है, तो वो है यकृत, जिसका वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। 1.5 से 2 kg तक सबसे वजनदार और सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है दोस्तों? यकृत। यकृत में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम को जरा ध्यान से समझते हैं। यकृत में क्या क्या चीजें होती है। अभी यकृत जो होता है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अंग है, जिसकी जो साइज है, यकृत की साइज लगभग 1.5 से 2 kg का होता है। साथ ही साथ इसमें एक भाग है जिसका नाम है, यहाँ पे पित्ताशय है, जो हल्का ग्रीन कलर का होता है। ये पीत कहाँ होता है जी? पित्ताशय में। और इसका वर्क क्या है? ये दोस्तों ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय, जो हमारे शरीर में अम्लीयता को नष्ट करता है। पित्ताशय में पित्त जो होता है वो क्या करता है? अम्लीयता को नष्ट करता है। और जैसे ही हमारे शरीर में भोजन की क्रिया संभव होती है तो वो विखंडित कर अम्लीयता को नष्ट करती है। ये यकृत का ही काम है। यकृत में पाए जाने वाली जो ग्रंथियां हैं वो कोई एंजाइम थोड़ी है। मतलब दोस्तों ये कहा जाए तो ये क्षारीय द्रव होता है। ये कोशिका जो होती है सबसे बड़ी मतलब अंग है शरीर का। बात करते हैं अब छोटी आंत का। छोटी आंत क्या है? तो छोटी आंत आपको दिख रहा होगा। ये सारे पार्ट क्या है? एक नली है जिसकी ये सारे नलियां जो करती क्या है? भोजन का अंतिम पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई लगभग कहा जाए तो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। देखते हैं कि छोटी आंत जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। सॉरी, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर चौड़ा होता है? 2.5 सेंटीमीटर। और लंबाई इसकी 6 मीटर होती है। जबकि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होता है। कितना होता है जी? 1.5 मीटर। आप सोचते होंगे कि इसका नाम छोटी आंत क्यों रखा है और इसका बड़ी आंत क्यों रखा? लंबाई के अनुसार नहीं बल्कि चौड़ाई के अनुसार देख लीजिए, इसका चौड़ाई ज़्यादा है। उसके अनुसार बड़ी आंत को हम लोगों ने बड़ी आंत कहा और छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहा क्योंकि इसकी चौड़ाई जो होती है वो मात्र 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। लंबाई जरूर बड़ी होती है। इसका मुख्य रूप से बताएं कि कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। सबसे पहले जो लाल होता है टाइलिन और लाइसोजाइम होता है, 2 एंजाइम। जैसे ही हम लोग छोटी आंत में आते हैं, यकृत में बताएं कि इसमें एंजाइम जो होते हैं वो नहीं होते हैं बल्कि पीत होता है और पित्ताशय होता है, जिसमें क्षारीय द्रव भरा होता है। छोटी आंत की जब बात करें तो छोटी आंत 3 पार्ट से बने होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन है? पहला पार्ट को इलियम कहते हैं, दूसरा पार्ट को जेजुनम कहते हैं। सॉरी, पहला पार्ट जो है ग्रहणी है। पहला पार्ट ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा है इलियम। जैसे ही भोजन की क्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले ग्रहणी भाग में जाती है।
ये बहुत ही बड़ा है, 6 मीटर का। शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई सबसे बड़ी होती है और मांसाहारी वाला जो जीव है उसका छोटी आंत की लंबाई कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि शाकाहारी जो जीव होते हैं उसको पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगता है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होने के कारण पाचन क्रिया देर से होती है। जितना छोटी आंत होगा उतना जल्दी पाचन क्रिया संभव होगी। हमारे शरीर में ये लगभग 6 मीटर का होता है तो टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही शेर, चीता, बाघ ये सब मांसाहारी जानवर है, इन लोगों को देखा जाए तो पाचन क्रिया बहुत ही जल्दी होता है। 2 से 3-4 घंटा में पूरी तरह से हो पाती है। लेकिन हम लोग देखते होंगे कि शाकाहारी जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी ये सब का जो छोटी आंत की लंबाई है वो क्या होती है दोस्तों, बड़ी होती है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया में उन लोगों का समय जो होता है वो बहुत ही अधिक लगता है। ये पहला जो है अग्रभाग छोटी आंत का, उसको ग्रहणी कहते हैं। सेकंड पार्ट है जेजुनम, ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। और थर्ड भाग है इलियम, वो अंतिम चरण होता है दोस्तों। यहाँ से हमारे भोजन का पूरी तरह से पाचन क्रिया खत्म होती है और इस तरह से हम छोटी आंत की क्रिया में पूरी करते हैं। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे भोजन का जो पाचन क्रिया है उसका अंतिम चरण कहाँ होती है, तो वो है दोस्तों छोटी आंत में। कहाँ होती है, छोटी आंत में। बड़ी आंत का कुछ थोड़ा बहुत काम जो है वो क्या करता है, बड़ी आंत का काम है दोस्तों, जब भोजन पाचित हो जाता है तो अवशिष्ट पदार्थ को उसके निष्कासन स्थान तक पहुंचाना होता है, मूत्राशय और रेक्टम के जगह पे। तो वो यूरिया और जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर अलग करने में मदद करता है। और एक चीज देखिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है क्या दोस्तों, ये हमारे शरीर का एक कोई काम ना आने वाला हमारे शरीर में पार्ट है। ये जो होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे निकला हुआ होता है। इसमें अगर कोई भोजन चला गया तो जल्दी निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है और पथरी का संकट उत्पन्न करता है। अगर हमारा कभी भी शरीर में ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट कर उसी समय निकाल देता है ताकि भविष्य में पथरी वगैरह और दर्द का जो मामला है वो सामने ना आए। तो ये बहुत ही हानिकारक अंग है दोस्तों। इसे हमारे शरीर में अवशिष्ट अंग के रूप में जाना जाता है, जिसका कोई भी वर्क नहीं है और इसी को नाम हम लोग कह देते हैं अपेंडिक्स। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी आंत भी समझ गए होंगे। इसकी कुल लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई जो होता है वो छोटी आंत से बड़ी होती है, 2.5 है, तो ये 5 के लगभग में हो सकती है, 4.5 के लगभग में। तो इस तरह से हम लोग समझ गए बड़ी आंत भी। अब है अमाशय अग्नाशय। अमाशय क्या है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं पेट। क्या कहते हैं, पेट। ये एक थैलीनुमा रचना है शरीर का, जहाँ पे भोजन हम लोग को इकट्ठा होते रहता है। देखो ये होता कहाँ है, तो ये हमारे शरीर का जो यकृत है उसके जस्ट पीछे होता है अमाशय। थैलीनुमा रचना है जहाँ पे भोजन स्टोर होता है और वहाँ पे भी पाचन क्रिया का काम शुरू होता है। देखते हैं अमाशय की दीवार क्या होती है। इसमें श्लेष्मा कोशिका, पहली 3 पार्ट होते हैं अमाशय की भी। पहले पार्ट को कहते हैं श्लेष्मा कोशिका, दूसरा पार्ट को कहते हैं भेतीय कोशिका और तीसरा पार्ट को कहते हैं जैमोजिन कोशिका। तो ये तीनों पार्ट मिलकर जठर रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों, जठर रस। ये जठर रस है क्या, ये 3 चीजों का मिश्रण है। पहला को कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट आपका म्यूकस है, म्यूकस। और तीसरा है श्लेष्मा। ये तीनों पार्ट अमाशय में होती है, जो क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भी हमारे भोजन के द्वारा बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह आता है, उसको नष्ट करने का काम करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूकस और श्लेष्मा भी जठर रस का भाग है। ये पर डे लगभग जठर रस का निर्माण हमारे शरीर में 3 लीटर होता है। कितना लीटर होता है दोस्तों? लगभग 3 लीटर, जो काफ़ी ही ज़्यादा मतलब अम्लीय होता है। ये अम्लीय होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। ये भोजन में क्या होता है, पेप्सिन नामक एक एंजाइम को पेप्टोन में बदलकर हमारे शरीर में भोजन का पाचन आंतरिक रूप से करता है। कभी कभी ये जठर रस का निर्माण हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए संकुचन, भोजन का संकुचन, और यहाँ पे भोजन का देखिए शीतलन हो रहा है, फैल रहा है। ये तो ये भोजन ऐसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, पहले संकुचित होता है, फिर शीतलित, फिर संकुचित, फिर शीतलित, ऐसे ऐसे भोजन आगे बढ़ता है। तो ये दीवार जो देख रहे हैं, इसी दीवार से क्या होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या है, श्लेष्मा निकलती है। जब भोजन हमारे शरीर में नहीं जा पाता, क्या होता है, जब भोजन हमारे शरीर में नहीं जा पाता, तो ये बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस और श्लेष्मा जो है, वो हमारे शरीर से अमाशय की दीवार से निकलते रहती है। और मान लिया जाए अगर इसमें भोजन नहीं आएगा, तो वो किसे पचाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे पचाएगा? क्या करता है, ये जो दीवार है, भोजन नहीं मिलने के कारण यही दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, पचाना शुरू कर देता है। इसी को क्या कर देता है, काटना शुरू कर देता है, और इसको क्या कर देता है, पाचित करने की क्रिया शुरू कर देता है। क्योंकि ये पर डे 3 लीटर क्या करता है, जठर रस का स्राव करता है। और इसलिए व्यक्ति को कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। सुबह सुबह कुछ न कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए, या शाम। कभी भी भूखा रहने से होता क्या है कि ये भोजन नहीं मिलने के कारण ये शरीर के हाथ मतलब अमाशय की दीवार को ही पचाना शुरू कर देता है, और इसके कारण हमारे शरीर में अल्सर उत्पन्न हो जाता है। अल्सर, इसको बोलते हैं अल्सर। पेट दर्द और अल्सर की जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और ये एक तरह का घाव होता है दोस्तों, इसमें पेट बहुत जलेगा, और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर क्षारीय वगैरह का गोली खाते हैं। इसे हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में अल्सर और घाव जैसी जो फोड़े होते हैं, उसको हम लोग अल्सर बोलते हैं, ये उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए क्षारीय इस्तेमाल करते हैं, क्षारीय गोली का। तो समझ गए होंगे जठर रस दोस्तों क्या है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा का मिला जुला रूप है, जो करीब पर डे 3 लीटर हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। अब चलते हैं अगला पार्ट देखते हैं। एक और अग्नाशय छूट गया आपका। अग्नाशय जो होती है वो अमाशय के ठीक नीचे होती है। ये देख लीजिए, इसमें बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं होती है। इसे हम अग्नाशय नलिकाएं बोलती हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। ये एंजाइम कहते क्या है, भोजन को पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा ही मदद करती है। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज, चौथा न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये सारे अभिक्रियाएं हमारे शरीर में अग्नाशय रस से ही होते हैं, जो कि बहुत ही खास है। पतली पतली ही नलिकाएं होती है, हल्के पीले कलर का होता है। ये अमाशय के ठीक नीचे होता है दोस्तों, अमाशय के ठीक नीचे।
इस तरह से हम विभिन्न अंगों के बारे में जान गए। थोड़ा सा और देख लेते हैं रेक्टम और एनस, जहाँ से हमारा अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलती है। तो इस तरह से आज आपने हमारे मनुष्य के आहार नाल की शॉर्ट में एक बिल्कुल अच्छे नोट्स समझ गए। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।